कहानी की शुरुआत रितिका और उसके परिवार से होती है। वह लोग हाल ही में अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हुए थे। रितिका के पापा की तरक्की हो गई थी। कंपनी की तरफ से यह खूबसूरत सा बंगला उन्हें गिफ्ट किया गया था। रितिका के परिवार में उसकी माँ, उसके पिता और एक छोटी सी बहन है। छोटी बहन हर बात पर जिद किया करती है, पर रितिका या उसके माता पिता के समझाने पर वह उनकी बातें मान भी लिया करती है। रितिका को अपने नए घर में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। वह अपना सामान अभी भी सेटल कर रही थी। घर अभी भी बिखरा पड़ा हुआ था। बहुत सारी चीज़ों को अपनी सही जगह में लगाना बाकी था। रितिका ने सोचा कि सबसे पहले उसे अपनी अलमारी में सारे कपड़े अच्छे से तय करके रख देना चाहिए। इसीलिए बाकी कामों को छोड़कर वह अपने कपड़े को समेटने लगी और उसे ठीक से तय करके अलमारी में रखने लगी। थोड़ी सी देर में ही उसने अपनी अलमारी को अच्छे से सजा दिया। कपड़े अच्छे से एक एक जगह रख दिया था और अलमारी को बंद करके वह बाकी कामों में व्यस्त हो गई। देर शाम को रितिका ने अपने पूरे कमरे को ठीक ठाक सजा लिया था। सभी चीज़ें अपनी जगह पर थी। कमरा काफ़ी अच्छा दिख रहा था। उस रात रितिका अपने कमरे में बैठे किताबें पढ़ रही थी। तभी उसकी छोटी बहन सुनैना उसके कमरे में आ जाती है और ढेर सारी शरारतें करने लगती है। वह उसे किताबें पढ़ने नहीं देती है और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहती है। रितिका सुनैना पर बिगड़ते हुए कहती है कि इतनी रात हो गई है, वह अपने कमरे में जाकर सो जाए। सुनैना अपने कमरे में चली जाती है। नए घर में पहला दिन था। रितिका को नींद नहीं आ रही थी। नया बिस्तर था, नया कमरा था, कुछ कुछ अजीब सा लग रहा था। बार बार वो पलटकर कभी दीवारों को, कभी आसपास की रखी हुई चीज़ों को, सामने खिड़की को देखती और मन ही मन कुछ उदास सी हो जाती। पुराना घर उसे याद आता। फिर वह बाद में अपने मन को समझाते हुए कहती कि पुराने घर को छोड़ना भी जरूरी था, क्योंकि वह घर काफ़ी पुराना हो चुका था। उसे वापस से रीइनोवेट करना बहुत खर्चा हो जाता। वह तो शुक्र है भगवान का कि उसके पापा की तरक्की हो गई थी और कंपनी ने उन्हें यह नया घर दे दिया था। रितिका पहले जहां रहा करती थी वह जगह वहां से 120 किलोमीटर की दूरी पर थी। वह इस बात से खुश थी कि उसे अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर पर जाना नहीं पड़ा। उस रात करीबन 2:30 बज रहे थे जब रितिका की आंख अचानक से खुल गई। उसे अपने कमरे में अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। वह आवाज़ इतनी तेज थी जैसे लग रहा था कि कोई बहुत ही तेज कदमों से आवाज़ कर रहा हो। कुछ चलने की आवाज़ थी या फिर पाँवों को घसीटने की आवाज़ जैसे सुनाई पड़ रही थी। रितिका जल्दी से उठती है और अपने कमरे के दरवाजे की तरफ चली जाती है। दरवाज़ा खोलकर वह बाहर की तरफ देखती है, पर बाहर कोई भी नहीं था। उसे वह आवाज़ वापस से सुनाई पड़ती है। तब यह कंफर्म होता है कि वह आवाज़ उसके कमरे से अंदर से ही आ रही थी। वह जल्दी से अपने बिस्तर के नीचे देखती है कि शायद कोई चूहा तो नहीं, लेकिन बिस्तर के नीचे कुछ भी नहीं होता है। इधर उधर कुछ मिनट्स देखने के बाद यह पता चलता है कि वह आवाज़ उसके अलमारी से आ रही है। वह धीरे धीरे कदमों से अलमारी की तरफ बढ़ती है और अलमारी को झटके से खोलती है। अलमारी को खोलने के साथ ही साथ वह आवाज़ भी गायब हो जाती है। रितिका अच्छे से कपड़े को उठाकर इधर उधर सब कोनों में, ऊपर नीचे सब जगह देखती है, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं दिखता है। उसे काफ़ी आश्चर्य होता है क्योंकि अलमारी के दाएं या बाएं ना पीछे कोई खिड़की है। अगर कोई चूहा होता तो उसे जरूर भागते हुए दिखता। यह कहते हुए कि शायद यह मेरा भ्रम होगा, यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं है, मैं ज़्यादा थक गई हूँ, अब मुझे सो जाना चाहिए। वह अपने बिस्तर पर सोने के लिए चली जाती है। सुबह उसकी आंखें खुलती है। रितिका की माँ उसे उठा रही होती है। उससे बोलती है कि वह जल्दी से नहा धोकर नाश्ते की टेबल पर आ जाए। अभी बहुत काम बाकी है, हमें मिलकर ही यह सब पूरा करना होगा। रितिका जैसे तैसे उठती है। नहा धोकर वह नाश्ते की टेबल पर जाती है। रितिका की माँ रितिका को बताती है कि शाम को उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया है घर में पूजा पाठ कराने के लिए, इसीलिए पूजा की कुछ सामग्री वह रितिका से मंगवाना चाहती है। रितिका की माँ ने रितिका से पूछा कि वह अकेले चली जाएगी या
फिर उसे उसके साथ जाना पड़ेगा। वह जगह नई थी, बाजार कहाँ है, कौन सी दुकान कहाँ है, यह रितिका को पता नहीं था। फिर भी रितिका ने अपनी माँ से कहा कि वह चिंता ना करे, वह ठीक से पूछते पूछते बाजार तक चली जाएगी और सामग्री ले आएगी। रितिका अपने घर से निकल ही रही होती है कि उसकी छोटी बहन सुनैना उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। ना चाहते हुए भी रितिका को सुनैना को साथ ले जाना पड़ता है। वह अपनी बहन का हाथ पकड़कर चलने लगती है। रितिका अभी अपने घर से निकली ही थी कि अचानक उसकी नज़र अपने कमरे की खिड़की पर पड़ती है। खिड़की के दूसरी दाएं ओर तरफ ठीक उसकी अलमारी रखी हुई थी, जो कि खिड़की के अंदर से साफ साफ दिख रही थी। सुबह के 11:30 बज रहे थे। अच्छी खासी धूप खिली हुई थी। रितिका को साफ साफ अपने कमरे की खिड़की से अपनी अलमारी दिखाई दे रही थी। उसने गौर किया कि मानो अलमारी को पकड़े हुए कोई खड़ा हो, एक परछाई, शायद परछाई ना हो, पर वह साफ साफ ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान उस अलमारी को पकड़े हुए खड़ा है। एक पल के लिए रितिका अचंभित हो जाती है, अपनी आंखों को मलने लगती है, फिर वापस से देखने की कोशिश करती है। वापस से उसे वह परछाई दिखाई पड़ती है, मानो जैसे एक इंसान उस अलमारी को पकड़े हुए खड़ा हो। रितिका अभी यह सब देख ही रही थी कि उसकी छोटी बहन सुनैना रितिका से बोलती है, दीदी आप चलोगी भी कि यहीं पर खड़े खड़े अपना समय बिताना चाहती हो? जल्दी चलिए, रास्ते में बहुत सारी दुकानें पड़ेंगी, आप मुझे एक आइसक्रीम खिलवा दीजिएगा। रितिका वहाँ से मन हटाकर सुनैना का हाथ पकड़कर बाजार की तरफ चल पड़ती है। बाजार में उसे पूजा की सामग्री भी मिल जाती है। वह सुनैना को आइसक्रीम भी खिलाती है और दोनों आइसक्रीम खाते खाते घर आते हैं। वह जल्दी से अपने कमरे में जाती है, अलमारी को ठीक से देखती है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह चेक करती है, पूरे कमरे को चेक करती है, पर कमरे में तो कुछ भी ऐसा नहीं था जैसा उसे उस वक्त दिखाई दे रहा था। शाम का वक्त होता है। रितिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, उसे हल्का हल्का बुखार आ गया था। वह अपने कमरे में लेटी हुई थी, वह उठ भी नहीं पा रही थी। रितिका की माँ उसके कमरे में आती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूजा तो अभी शुरू होने वाली है, चलो पूजा में बैठना है कि नहीं? रितिका अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती हुई कहती है कि माँ मैं बिल्कुल भी पूजा में नहीं बैठ पाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा आराम करना है। शायद जो इतनी भाग दौड़ हुई है इन दिनों में यह उसी का असर है। मैं काफ़ी थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है, मैं पूजा में नहीं बैठ पाऊँगी माँ। रितिका की माँ रितिका की बातें सुन लेती है और उसे आराम करने की सलाह देती है। वह उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। रितिका अभी आंख बंद करके सोने ही वाली थी कि उसे अचानक से घंटी की आवाज़ आती है और वह मन ही मन सोचती है कि पूजा शुरू हो गई है, अच्छी बात है। यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है। सब कुछ बहुत ही शांत लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि घर में कोई भी नहीं है। वह धीरे से उठती है। उठकर वह अपने कमरे से बाहर जा ही रही होती है कि उसे वापस से अपनी अलमारी के बगल में वह परछाई दिखती है। पूरा लग रहा था कि कोई अपने सर को नीचे रखकर अपने दोनों पाँव को पकड़कर बैठा हुआ है। रितिका बिल्कुल डर जाती है। वह बार बार अपनी आंखों को मल रही होती है। उसे लग रहा था शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन नहीं। जितनी बार वह अपनी आंखों को अपने हाथों से मलती हुई वापस से उस जगह देखती है, वह परछाई उसे साफ साफ दिख रही होती। बार बार उसका वह भ्रम टूट रहा था। वह जोर से चिल्लाना चाह रही थी, पर बिल्कुल भी नहीं चिल्ला पा रही थी, मानो जैसे किसी ने उसके गले को बंद कर दिया हो। जैसे तैसे भगवान का नाम लेते हुए हिम्मत करती है। वह कपकपाते स्वर में पूछती है, कौन है वहाँ? अलमारी के वहाँ कौन बैठा है? क्या कोई सचमुच है? वहाँ पर कौन है? 3-4 बार पूछने पर वह परछाई उसे उस अलमारी के अंदर जाती हुई दिखाई देती है। यह देखते ही रितिका को इतना बड़ा झटका लगता है कि वह इतनी डर जाती है कि वहीं पर खड़े खड़े बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद रितिका की आंखें खुलती है। वह देखती है कि सामने उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन उसे पकड़े हुए हैं। आंखें खोलते के साथ ही
उसकी माँ रितिका से पूछती है कि क्या हुआ था बेटा, तुम बेहोश कैसे हो गई थी? तबीयत इतनी खराब थी तो मुझे बतला देती ना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती। रितिका रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि माँ, आप मेरी बातों का भरोसा नहीं करेंगे, पर मैं सच कहती हूँ, उस अलमारी के पास मैंने किसी को बैठे हुए देखा था और वह एकाएक मेरे नज़रों के सामने उस अलमारी के अंदर चला गया। रितिका की माँ कहती है कि मुझे पता है कि सफ़र के दौरान काफ़ी थकावट हुई है, सभी बहुत थक गए हैं, तुम भी काम करके थक गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अनाप शनाप बातें करने लगो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है रितिका, यह सब तुम्हारे मन का वहम है। बस थकावट की वजह से ही तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई है और तुम बेहोश हो गई थी। अपने मन को इन सब बातों की तरफ मत भटकाओ, तुम अंधविश्वासी नहीं हो, तुम आज की पढ़ी लिखी लड़की हो। रितिका की माँ रितिका को यह सब समझाते हुए कह रही थी और उसे सांत्वना देते जा रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। उन्होंने तो घर में पूजा पाठ कराया था, फिर यह घर में भूत प्रेत कहाँ से आएगा? यह बस तुम्हारे मन का वहम है, सब काल्पनिक बातें हैं। अब चुप से शांति से सो जाओ। यह कहते हुए रितिका उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। सुनैना अभी रितिका के पास बैठी ही हुई थी। रितिका उससे पूछती है कि तुम तो मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन हो, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा है ना? सुनैना हाँ में जवाब देती है। सुनैना रितिका से कहती है कि उसने भी एक दो बार कुछ परछाई सी अपने कमरे में किचन में देखा है, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया था। उसे लगा कि शायद यह उसके मन का कोई भ्रम है, असलियत नहीं है। लेकिन आप भी यह बात कह रही हो तो दीदी यह सचमुच ही सच है। रितिका उन बातों से इतनी डर गई थी कि उसने अपने अलमारी में एक बड़ा सा कवर चढ़ा दिया था। अलमारी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। आसपास ढेर सारे सामान रख दिए थे ताकि अलमारी के साइड से कुछ भी ना दिखे। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि उसे अपने कमरे में ही बैठने में डर लगता था। जब भी वह अपने घर से पढ़ने के लिए कॉलेज जाया करती, वह वापस जब कॉलेज से घर आया करती थी तो वह देर तक सुनैना के ही कमरे में बैठकर उसे बातें किया करती थी। रात को जैसे तैसे वह सोने के लिए अपने कमरे में आया करती थी। रितिका का कमरा बिल्कुल साफ था, सब सामान अपनी जगह में ही थी। वह अपने कमरे का इस्तेमाल बहुत कम किया करती थी। सारा वक्त तो वह सुनैना के कमरे में ही बैठी रहती थी। एक रोज की बात है जब रितिका ने मन ही मन सोचा कि कल कॉलेज जाने के लिए उसे एक नए कपड़े की जरूरत है और नए कपड़े तो सारे अलमारी में ही रखे हुए हैं। उसे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। रात के 1 बज रहे थे। वह बहुत ही हिम्मत करके अलमारी की तरफ बढ़ती है, अलमारी को खोलने लगती है। वह अलमारी से जैसे ही खोलती है उसे एक बहुत ही तेज बदबू सी आती है। वह अपना नाक बंद कर लेती है। सारे धुले कपड़े जैसे मानो सड़ गए हो, उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। लग रहा था जैसे कपड़े बरसों से नहीं धुले गए हो। रितिका रोने लगती है और बड़बड़ाने लगती है कि इधर आने से पहले ही तो मैंने यह सारे कपड़े को धुलने के लिए दिया था, फिर यह बदबू कैसी? माँ, माँ! वह जोर से अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। उसकी माँ दौड़े दौड़े कमरे में आती है और रितिका को कहती है, क्या हुआ बेटी? रितिका अपने सारे कपड़े को दिखाती है, अलमारी को दिखाती है और कहती है, देखिए कितनी गंदी बदबू आ रही है। मैंने आपके सामने ही इन सारे कपड़े को धुलने के लिए दिया था। ये सारे कपड़े धुले हुए थे तो फिर ये सब इतनी जल्दी खराब कैसे हो गए? मैं पहले दिन से ही कह रही थी कि इस घर में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आपने मेरी बातों को कभी नहीं माना। रितिका की माँ बिगड़ते हुए रितिका से कहती है कि तुम खुद तो बेतुकी बातें बना रही हो, साथ साथ अपनी छोटी बहन को भी पागल बना रही हो और सारे परिवार को भी परेशान कर रही हो। तुम्हारी बातों से तुम्हारी छोटी बहन काफ़ी डर रही है और कपड़ों में शायद कुछ हो सकता है कि अलमारी साफ ना हो, इसीलिए शायद सब मैले हो गए हो। रितिका कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। उसे आभास हो गया था कि उसकी बातों का कोई भी भरोसा नहीं करने वाला है। वह चुप हो जाती है और चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। वह अपनी माँ से कहती है, आई एम सॉरी माँ, आपने ठीक कहा, मुझे शायद ज़्यादा थकान हो गई है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। अब आप सब जाइए, मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करूँगी। तो दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट में बस इतना ही।
आखिर क्यों रितिका को बार बार ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में कोई गड़बड़ी है। आखिर में रितिका को जो परछाई दिख रही है, क्या वह सच में परछाई है या रितिका का कोई भ्रम है? और अगर यह परछाई है भी तो ये रितिका को ही क्यों दिख रही है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी के दूसरे पार्ट को जरूर सुनना। और आप इस कहानी का दूसरा पार्ट तभी सुन पाओगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है या खुद की कोई कहानी है और आप चाहते हो कि मैं अपने चैनल पर सुनाऊं, आपकी कहानियों को आवाज़ दूं, तो आप मुझे अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldivyas001। मैं आपकी कहानी को आवाज़ जरूर दूंगी। तो मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।